ओके टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज बेसिकली आज हम ये बात डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ अ डेटा साइंस प्रोजेक्ट। और डेटा साइंस के प्रोजेक्ट के स्टेप्स जो है हम उनको डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले जो हमारे पास स्टेप डिस्कस सबसे पहला जो स्टेप होता है किसी भी डेटा साइंस के प्रोजेक्ट के लिए वो होता है कि आप इसमें सबसे पहले करते हो कॉन्सेप्ट स्टडी। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सेप्ट स्टडी? इस कॉन्सेप्ट स्टडी में हम बेसिकली स्टेक होल्डर्स के साथ एक समझ लें मीटिंग करते हैं। उनके साथ बैठ के उनकी स्टेटमेंट को समझते हैं, हम उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स को समझते हैं और उनकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं। और जो है ये बात स्टडी कर रहा है, हमें रिक्वायर्ड सर्विस मॉडल उनको रिक्वायर्ड है, ये चीज हम उसको स्टडी करते हैं। और इसमें जो है हमारे पास जो चीजें इन्वॉल्व हो सकती हैं उसमें हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं उनसे। हम उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं ताकि हमें गुड अंडरस्टैंडिंग हो प्रॉब्लम की। और उनके साथ एक मीटिंग करते हैं स्टेक होल्डर्स के। डेटा हमें इसमें किस टाइप का रिक्वायर्ड होगा, इन चीज़ों की हम इसमें स्टडी कर रहे होते हैं। तो इसमें लेट से इसमें हमारे पास जो एक एग्जांपल हो सकती है, इसमें हम ये कह सकते हैं कि हमें इसमें सबसे पहले एग्जांपल हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास इसमें कौन कौन सी स्पेसिफिकेशंस हैं जो कि रिक्वायर्ड है। स्पेसिफिकेशंस को हम समझते हैं जो कि रिक्वायर्ड होती हैं। और इसके अलावा हमारे पास व्हाट शुड बी द एंड गोल, हमारे पास क्या होना चाहिए, इसको स्टडी करते हैं कि एंड गोल उनको क्या रिक्वायर्ड है। और इसमें ये चीज़ भी स्टडी की जाती है कि व्हाट विल बी द बजट, इस प्रोजेक्ट के अंदर बजट कितना रिक्वायर्ड होगा। और इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि ये डेटा कहाँ से कलेक्ट किया जा सकता है। इधर उस स्टेक होल्डर के पास, उस ऑर्गेनाइजेशन के पास डेटा अवेलेबल है या हमें कहीं और से डेटा को कलेक्ट करना है, इस चीज को भी हम देख रहे होते हैं। तो ये हमारे पास सबसे फर्स्ट स्टेप है जो कि हम अपने किसी भी डेटा साइंस के प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होता है। सेकेंड स्टेप जो कि किसी डेटा साइंस के प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होता है, डेट इज डेटा प्रिपरेशन। वंस आपको बात समझ में आ गई कि हमारे पास उस प्रोजेक्ट के अंदर व्हाट इज द प्रॉब्लम, एक्चुअली हमें प्रॉब्लम सॉल्व क्या करनी है, तो दिस इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ डेटा एनी डेटा साइंस प्रोजेक्ट। इसमें हम डेटा प्रिपरेशन करते हैं और डेटा इस स्टेप को हम बेसिकली डेटा प्रिपरेशन भी कह सकते हैं। और इसी स्टेप को कुछ लोग डेटा मैनिपुलेशन भी कहते हैं। दिस स्टेप इज आल्सो कॉल्ड डेटा मैनिपुलेशन। और कुछ लोग इसको स्क्रबिंग ऑफ डेटा के भी कहते हैं और कुछ लोग इसको डेटा मंजिंग का नाम भी देते हैं। तो एनी हाउ हम पहले ये समझते हैं कि इस स्टेप में क्या चीजें इन्वॉल्व होती है। इसमें हम ये कहते हैं कि इस पूरे डेटा प्रिपरेशन जो है हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट होता है डेटा साइंस, किसी भी प्रोजेक्ट डेटा साइंस के किसी भी प्रोजेक्ट में ये बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। और आप ये समझ लें, हम इसमें ये कहते हैं कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेटा साइंस प्रोजेक्ट फॉर एनी वैल्यूएबल इंसाइट्स टू पॉप अप। यानी कि हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि ये चीज हम देखते हैं कि कोई रॉ डेटा जो है ये हमें कहाँ से आपका जो रॉ डेटा है वो कहाँ से अवेलेबल होगा, फ्रॉम वेयर द रॉ डेटा विल बी अवेलेबल, और कहाँ से ये अवेलेबल होगा। और ये जो रॉ डेटा हमारे पास मौजूद है, ये डॉट रॉ डेटा जो है इसमें ये कितना यूजेबल है। और इस फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में हमें करंट फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट में हमें ये मिला है, ये वेदर दिस फॉर्मेट इज यूजेबल इन दिस फॉर्मेट और नॉट। समटाइम ये भी होता है कि हमारे पास डेटा के अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं। उसमें से कुछ वेरिएबल्स हमारे पास रिक्वायर्ड होते हैं, कुछ वेरिएबल्स रिक्वायर्ड नहीं होते। तो यूजेबल का मतलब ये है कि इसमें से आप ये बात सॉर्ट आउट करो कि हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल्स जो है हमारे पास यूजफुल है और कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जो कि यूजफुल नहीं होंगे।
सो ये बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप इसलिए है क्योंकि इसमें आप एक तरीके से ये समझ लो कि डेटा की क्लीनिंग कर रहे हो, डेटा को सॉर्ट आउट कर रहे हो, और पूरे डेटा की इनसाइट मालूम करने के लिए सारी चीजें इसमें कर रहे हो। और इसके अंदर आप ये भी कर रहे होते हैं, इस पे हम ये भी कहते हैं कि हमारे पास इस स्टेप के अंदर ये जो डेटा साइंटिस्ट है, ये डेटा को एक्सप्लोर करता है, और इसमें वो कुछ डेटा को एक्सप्लोर करने के लिए कुछ सैंपल डेटा ले सकता है। और क्योंकि इसमें पॉसिबल है, हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है उसमें मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हों, बहुत सारे रिकॉर्ड्स हों, उसमें इसमें से सैंपल ले सकते हैं हमारे पास कौन सा डेटा है जो कि कौन सा, जरूरी नहीं कि पूरा डेटा हमारे पास यूजफुल हो, उसमें से कौन सा डेटा जो है हमारे पास यूजफुल है उस मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स में से। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है डेटा साइंटिस्ट के लिए, बड़े इंपॉर्टेंट चीज होती है कि सबसे पहले डेटा को आप मीनिंगफुल बनाएं, अपना काम के डेटा को अलग करें, ये बड़ी इसलिए इम्पोर्टेंट चीज होती है। और इसके अलावा जब डेटा आप ले लेते हो तो आप ये भी देखते हो कि ये जो डेटा है, आपने उसमें से जो सैंपल लिया है उसमें से ये डेटा फिर हमारे पास ये कैसा है, मतलब इस डेटा के अंदर वेदर देयर आर गैप्स इन द डेटा, और इसमें जो स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा है ये हमारे पास कैसा है। और क्योंकि समटाइम ऐसा भी होता है हमारे पास गैप होते हैं डेटा के अंदर, और इस गैप को कैसे फिल आउट किया जाए। और समटाइम हमारे पास कुछ कॉलम्स ऐसे होते हैं डेटा के अंदर, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, समटाइम हमारे पास डेटा के अंदर कुछ ऐसे कॉलम्स भी होते हैं, ऐसे वेरिएबल्स होते हैं डेट आर नॉट यूजफुल, जैसे इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है नेम्स ऑफ कस्टमर्स, नेम्स ऑफ कस्टमर्स। ये हमारे पास ऐसी वेरिएबल है जो कि हमारे डेटा में एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी काम का नहीं होता, क्योंकि इसकी कोई खास वैल्यू हमें नहीं मिलती है, इसलिए ये इसमें से हमें ऐसे वेरिएबल्स को अलग करना होता है जैसे ये हमारे पास जो है एक तरीके से फॉर यूजलेस है एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से, एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज जो है हमारे लिए यूजलेस है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें हम डेटा को अलग करें। अच्छा, अब ये जो डेटा मैनिपुलेशन है, डेटा मैनिपुलेशन के हमारे पास डेटा मैनिपुलेशन के फर्दर कुछ स्टेप्स हैं, या इसके आप ये कह लो सब स्टेप्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये जो डेटा मैनिपुलेशन है, इसके कुछ फर्दर स्टेप्स हैं जो कि इस स्टेप में सब स्टेप्स हैं जो कि हम इसमें डेटा मैनिपुलेट करते हुए इन चीजों का ख्याल रख रहे होते हैं। सबसे पहले जो डेटा मैनिपुलेशन का एक सब स्टेप है, दैट इज डेटा इंटीग्रेशन। व्हाट डू यू मीन बाय डेटा इंटीग्रेशन? डेटा इंटीग्रेशन को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि हमारे पास इसके अंदर रिजॉल्विंग एनी conflicts resolving any conflicts in the data in basically हमारे पास चार सब स्टेप्स है इन डेटा एंड हैंडलिंग रिडंडेंसीज। डेटा इंटीग्रेशन के ये मीनिंग्स हैं, और हमारे पास ये समटाइम ऐसा होता है कि आप जो है दो डिफरेंट रिसोर्सेज से अपने डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, गैदर कर रहे हैं। तो समटाइम ऐसा हो सकता है कि दो डिफरेंट रिसोर्सेज से आप डेटा कलेक्ट करो, तो उसमें हमारे पास कुछ पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं, कुछ वेरिएबल्स ऐसे हो सकते हैं जो कि दोनों डेटा सेट्स में सेम हो। तो यानी कि एक तरीके से हमारे पास प्रॉब्लम जो है वो डुप्लीकेशन की आ सकती है। डुप्लीकेशन की जो प्रॉब्लम है, ये चीज जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू सॉल्व द डुप्लीकेशन प्रॉब्लम। ये चीज जो है डेटा इंटीग्रेशन के अंदर हम सॉर्ट आउट करते हैं कि अगर डेटा के अंदर में जो है डुप्लीकेशन आ जाए, क्योंकि डिफरेंट रिसोर्सेज से आप जब डेटा गैदर कर रहे हो तो हो सकता है कुछ वेरिएबल सेम हो, या हो सकता है वेरिएबल भी सेम हो लेकिन उसमें पॉइंट्स डिफरेंट हो, लेकिन कुछ पॉइंट्स जो या कुछ वैल्यूज जो है उसमें उसमें डुप्लीकेशन हो। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना है, ये चीज जो है इस स्टेप में डेटा इंटीग्रेशन में की जाती है। सेकंड जो है जो सेकंड स्टेप आप जो करते हो डेटा इंटीग्रेशन के बाद, वो करते हो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन।
डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें ये सेकंड स्टेप किया जाता है। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ये कि समटाइम ऐसा होता है कि हमारे पास, मैं आपको एक एग्जांपल दूं। ऐसा हो सकता है हमारे पास, एग्जांपल देने से पहले मैं इसकी डिफाइन कर दूं। हमारे पास इट इन्वॉल्व्स नॉर्मलाइजेशन, और इसके अलावा इसमें ट्रांसफॉर्मेशन, और इसके अलावा इसमें हम एग्रीगेशन ऑफ डेटा यूजिंग ETL मॉडल्स। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल से आपको इंशाल्लाह ये बात समझ में आएगी कि इसमें स्टेप में बेसिकली व्हाट आर वी डूइंग। देखिए, हम इसमें करते हैं डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में कि लेट सपोज मैंने दो वेरिएबल्स को जो है कलेक्ट किया उनका डेटा। मैं उन डेटा वेरिएबल्स के ऊपर लेट्स से मैं उस पर कोरिलेशन अप्लाई करना चाह रहा हूँ। या कोरिलेशन से भी बेटर मैं ये कह लूँ कि मैं उस पर रिग्रेशन अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो हमारे पास बेहतर ये होता है कि दोनों वेरिएबल्स का यूनिट्स सेम हो। अगर वेरिएबल्स, ऐसी बात है, आप जब दोनों वेरिएबल्स का रिग्रेशन निकाल लो तो, और जरूरी नहीं कि उनके यूनिट सेम हो तो, लेकिन फॉर्मूला हमारे पास इस तरह से कहता है कि आपके पास ये बेटर होगा बिफोर अप्लाइंग द रिग्रेशन। ये बेटर होगा कि आप उनको नॉर्मलाइज कर दें। बिकॉज अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, कोवेरियंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, कोवेरियंस आप जब दो वेरिएबल्स का निकालते हो, कोवेरियंस ये करता है के दो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप बताता है। तो कोवेरियंस रिलेशनशिप बता रहा है, लेकिन हमारे पास उसमें अगर दोनों वेरिएबल्स का यूनिट डिफरेंट होगा तो कोवेरियंस से हमें सही इंफॉर्मेशन या सही तरीके से उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कि ये कोवेरियंस की जो ये वैल्यू आ रही है, इससे रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ हमें सही नहीं पता चलता है चलती। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि आप बेटर है कि आप उसमें पहले डेटा को ट्रांसफॉर्म कर दें, या दूसरे लफ्जों में उसको नॉर्मलाइज कर दें। समटाइम हमारे पास नॉर्मलाइजेशन से काम हो जाता है, या समटाइम हमारे पास उसमें कोई पर्टिकुलर सिनेरियो पर डिपेंड करता है कि उसमें कभी कभार हमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करना पड़ता है। तो ये हमारे पास दूसरा काम है जो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की जाती है। उसके बाद, और डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वो है डेटा रिडक्शन। उसके बाद हम डेटा रिडक्शन की बात करते हैं। पहले मैं इसको भी अगेन डिफाइन कर दूं, फिर मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। Using various strategies, reducing the size of data। देखिए, आपके पास समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि हमारे पास डेटा जो है बहुत ज्यादा बिग डेटा है। उसमें से हमारे पास सारी चीजें काम की नहीं होती। हम उसपे यूजुअली करते हैं कि डेटा को रिड्यूस कर देते हैं, उसमें से सिर्फ अपनी काम की चीजों को निकालते हैं। डेटा का साइज हमारे पास समटाइम इतना लेंदी होता है कि उसमें हमारे पास सारी चीजें काम की नहीं होती, तो हम उसमें डेटा को रिड्यूस करते हैं। और डेटा को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास वेरियस टेक्निक्स हैं, जो कि स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं वेरियस, जो कि हम यूज कर रहे होते हैं डेटा रिडक्शन के लिए। उसमें से अगर मैं कुछ नाम यहाँ पे लूँ, उसमें से जैसे फॉर एग्जांपल हम डेटा रिडक्शन के लिए सम टाइम, वैसे ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, ये वेरी कर सकता है, और ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी कर सकता है ये वो कौन से मेथड्स यूज कर रहे हैं डेटा रिडक्शन के लिए। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दूं डेटा रिडक्शन के लिए, हम यूजुअली PCA जिसे प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस कहते हैं, उसको यूज कर रहे होते हैं। उसमें से डेटा रिडक्शन का काम करता है। उसमें से जो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं, वो जो PC है उन इम्पोर्टेंट फैक्टर्स को आइसोलेट कर देता है। SVD का काम भी कुछ इसी तरह का है। तो यूजुअली हम डेटा रिडक्शन के लिए PCA या SVD को यूज कर रहे होते हैं। आफ्टर डेटा रिडक्शन, उसके बाद फोर्थ चीज जो है, इसकी इधर जगह नहीं है, मैं उसको यहाँ पे फोर्थ चीज को यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ।
डेटा रिडक्शन के बाद हम उसके में करते हैं डेटा क्लीनिंग का काम करते हैं। डेटा को क्लीन करने की बात करते हैं कि डेटा, व्हाट डू यू मीन बाय डेटा क्लीन है। अगेन मैं इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं। हम इसमें कहते हैं कि इसमें आप इसमें करेक्टिंग इनकंसिस्टेंट डेटा बाय फिलिंग आउट। देखिए, एक चीज मैंने आपसे पीछे डिस्कस की थी, जब मैं ये वाला स्टेप को डिस्कस कर रहा था। मैंने आपसे कहा था कि देयर माइट बी पॉसिबल कि हमारे पास डेटा के अंदर गैप्स हो। गैप्स का मतलब है कि देयर माइट बी पॉसिबल कि हमारे पास डेटा के अंदर मिसिंग वैल्यूज हो। तो हाउ विल यू फिल आउट द मिसिंग वैल्यूज? तो ये डेटा क्लीनिंग के अंदर किया जाता है। या समटाइम ऐसा होता है कि हमारे पास किसी डेटा के अंदर नॉइज हो। नॉइजी डेटा का मतलब आप ये समझ लो कि उसके अंदर आउटलायर्स मौजूद हैं। तो ये उनको किस तरह से क्लीन किया जाएगा, तो इसके लिए भी वेरियस मेथोडोलॉजीज हैं। अगर मिसिंग वैल्यूज हैं तो उस मिसिंग वैल्यूज को ऊपर आप कैसे वर्किंग करोगे, या अगर हमारे पास नॉइजी डेटा है तो उसके लिए कैसे क्लीन किया जाएगा। नॉइजी डेटा के क्लीन करने का यूजुअली, जैसे मैंने डेटा रिडक्शन में बताया, यूजुअली नॉइजी डेटा को क्लीन करने के लिए हम यूजुअली पीसीए या एसबीडी को ही यूज करते हैं। लेकिन अगर इस मिसिंग वैल्यूज की बात की जाए, हाउ विल यू फिल आउट द मिसिंग वैल्यूज, ये एक हमारे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि मिसिंग वैल्यूज का आप क्या करें अगर डेटा के अंदर मिसिंग वैल्यूज आ रही है। तो मिसिंग वैल्यूज को फिल आउट करने के वेरियस हमारे पास चीजें। हमारे पास मिसिंग वैल्यूज जो है, इसके अंदर हमारे पास अगर कोई डेटा है उसके अंदर मिसिंग वैल्यूज हैं, तो अगर आपके पास ये मिसिंग वैल्यूज ज्यादा नहीं है, ये इसमें तीन चीजें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा मिसिंग वैल्यूज को फिल करने का तीन तरीके। तो सबसे पहला और क्विकेस्ट वे जो है मिसिंग वैल्यूज को फिल करने का, या वो ये है कि अगर वो मिसिंग वैल्यूज ज्यादा नहीं है, क्वांटिटी वाइज ज्यादा नहीं है, तो आप उनको रिमूव कर दो। उन रॉस को रिमूव कर दीजिए जिधर मिसिंग वैल्यूज है, अगर वो ज्यादा नहीं है। लेट सपोज मेरे पास 1 लाख वैल्यूज है, उन 1 लाख में से लेट से 100 या 200 वैल्यूज जो है वो मिसिंग है। तो ये इतनी वैल्यूज हैं जो कि ज्यादा सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं डालें पूरे डेटा के ऊपर। अगर मैं इनको रिमूव भी कर दूंगा तो ये मेरे डेटा के ऊपर या मेरी कैलकुलेशंस के ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेगी। तो इसके लिए सबसे एक काम ये जो है रिमूव कर दीजिए। लेकिन रिमूव करने के लिए आपको मैंने बताया कि अगर हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा है, लेकिन डेटा बहुत ह्यूज है, लेकिन उसमें बहुत ही कम रॉस है, जिसमें जो है डेटा मिसिंग है, तो उसमें आप उन लॉस को रिमूव कर दें। ये बहुत क्विकेस्ट वे है, लेकिन यूजुअली हमारे पास ये हमेशा ये केस नहीं होता है कि लॉस जो है बहुत ज्यादा हो और बहुत ही कम लॉस के अंदर मिसिंग वैल्यू। तो हमारे पास कुछ और भी केसेस हो सकते हैं। हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि यूजुअली जो हमारे पास सेकंड मेथड होता है उसके अंदर हम ये कर रहे होते हैं कि हम ये करते हैं कि फिल आउट करते हैं बाय, बहुत वेरियस मेथड्स हैं फिल आउट करने के। फिल आउट मिसिंग वैल्यूज, फिल आउट मिसिंग वैल्यूज करते हैं हम उनको बाय यूजिंग मीन वैल्यूज। मतलब पूरी रॉ का आप मीन वैल्यूज ले लें और उससे आप फिल कर दें। उससे भी की जाती है, ये एक मेथड है। दूसरा मेथड ये भी है कि बाय यूजिंग समटाइम्स हम इंटरपोलेशन की टेक्निक को यूज करके मिसिंग वैल्यूज को भी, उससे भी हम फिल आउट कर रहे होते हैं। इंटरपोलेशन की टेक्निक्स को कभी कभार यूज करके काम करते हैं। ये हमारे पास टेक्निक्स है जो कि यूजुअली यूज की जाती है मिसिंग वैल्यूज को फिल आउट करने के लिए। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट ये नहीं है, इसके अलावा और भी हो सकती है। आप मीन वैल्यूज के बजाय आप मीडियन को भी यूज करके फिल कर सकते हो मिसिंग वैल्यूज को। तो ये चीज वेरी करती है फ्रॉम डेटा साइंटिस्ट टू डेटा साइंटिस्ट और ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। ये वेरी कर सकती है कि हाउ
you will fill these missing values. So ये हमारे पास एक चीज हो गई। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक तरीका और भी हो सकता है कि लेट से आपके पास आप कोई कर रहे हैं मशीन लर्निंग, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं मशीन लर्निंग की, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं मशीन लर्निंग में डेटा प्रिपरेशन की कोई एक्टिविटी कर रहे हैं। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? ऐसे केस में हम ये कहते हैं, यूजुअली जो डेटा साइंटिस्ट डू व्हाट डेटा साइंटिस्ट डू, उसमें ये करते हैं कि डेटा को स्प्लिट करते हैं डेटा को स्प्लिट डेटा, और डेटा को स्प्लिट करते हैं 80:20, या ये जरूरी नहीं 80:20, कुछ ये डेटा साइंटिस्ट टू डेटा साइंटिस्ट अगेन वेरी करता है। कुछ जो है वो 63.3 से, और इसके अलावा दूसरा रेशो उसमें स्प्लिट करते हैं। ये वेरी कर सकते हैं परसेंटेज, 80% और 20% के अंदर डेटा को स्प्लिट करते हैं। अच्छा, इस चीज को भी हम प्रेफर करते हैं कि डेटा को आप जब स्प्लिट कर रहे हैं तो उनके पार्टीशंस जो हैं ये रैंडम होने चाहिए। तो वो करते ही हैं कि डेटा को स्प्लिट करने के बाद डेटा को पहले ट्रेन करते हैं, देन उस डेटा को ऊपर टेस्ट लगा, मतलब जो रिमेनिंग डेटा है उसको ऊपर टेस्ट लगाते हैं कि जो हमारे पास ट्रेन डेटा है ये उस टेस्ट के ऊपर पूरा फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा। देन अगर वो टेस्ट को फुलफिल हो रहा होता है तो हम उसके ऊपर जो है उसको यूज करके, उस मॉडल को यूज करके हम बाकी जो मिसिंग डेटास हैं, मिसिंग वैल्यूज हैं डेटा के अंदर, हम उनको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है। दूसरा, इसमें अगर कभी कभार ये भी होता है कि हमारे पास अगर फर्स्ट टाइम आपने जब डेटा को ट्रेन किया, उसको फिर आपने चेक किया, तो हो सकता है कि हमारे पास फीडबैक उसका सही नहीं आ रहा, तो हम उसको दोबारा से ट्रेन करते हैं। और समटाइम्स ये होता है कि ट्रेन डेटा जो है वो सही होता है। देन जब आप उसके ऊपर टेस्ट लगा रहे होते हो तो टेस्ट डेटा जो है वो सही फीडबैक नहीं देता, तो हम उसको फिर अगेन उस डेटा को भेज देते हैं दोबारा से ट्रेन करने के लिए। तो ये एक आइटरेटिव प्रोसेस हमारे पास होता है अनटिल अनलेस हमारे पास डेटा सही तरीके से ट्रेन या टेस्ट से अगर पास क्लियर नहीं होता, जब तक हम इसको आइटरेशन प्रोसेस को चलाते हैं। देन जब ये चीज कंप्लीट हो जाती है तो हम इस डेटा को, इस पूरे एल्गोरिदम को यूज करके हम जो बाकी रिमेनिंग मिसिंग वैल्यूज हैं उन मिसिंग वैल्यूज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पूरा डेटा प्रिपरेशन के स्टेप्स हैं। ये हमारे पास जो था सेकंड स्टेप था डेटा प्रिपरेशन। देन योर थर्ड स्टेप इज मॉडल प्लानिंग। मॉडल प्लानिंग इज योर थर्ड स्टेप for some data science project. What you will do in this step is this step involves exploratory data analysis. इस step के अंदर हम सब exploratory data analysis, इसको शॉर्ट में हम EDA भी बोलते हैं। ये हमारे पास समझ लें कि इस स्टेप के अंदर हम एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करते हैं टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, और ये देखने के लिए कि हमारे पास ये डेटा क्या चीज बता सकता है। और इसमें जो हम यूजुअली मॉडल्स यूज कर सकते हैं वो कोई भी स्टैटिस्टिकल मॉडल हो सकता है, डेट माइट बी सम मशीन लर्निंग का कोई मॉडल हो सकता है। और हमारे पास ये डिपेंड करता है कि हमें पास मॉडल किस टाइप का हमें रिक्वायर्ड है। और ये भी डिपेंड करता है कि हमारे पास ये जो प्रॉब्लम है वो उस प्रॉब्लम में आप क्या देखना चाह रहे हो। उस प्रॉब्लम में आप जो है अगर क्लासिफिकेशन करना चाह रहे हो किसी चीज की, तो क्लासिफिकेशन के लिए हमारे पास वेरियस मॉडल्स हैं, उसके लिए हम वेरियस एल्गोरिदम्स हैं। क्लासिफिकेशन को करने के लिए हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिदम होता है, हमारे पास डिसीजन ट्री का एल्गोरिदम होता है, हमारे पास सिंगुलर वेक्टर मशीन जिसे आप शॉर्ट में SVM कहते हैं वो एल्गोरिदम होता है। और अगर आपके पास कोई एल्गोरिदम है, आप इसमें रिग्रेशन का काम करना चाह रहे हैं, यानी कि लीनियर रिग्रेशन लगाना चाह रहे हैं, तो दैट मैट बी सम रिग्रेशन एल्गोरिदम को यूज किया जा सकता है। तो डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, हमारे पास क्या चीज़ है, हम उस हिसाब से अपने मॉडल को प्लान करते हैं कि हमें यहाँ पे मॉडल प्लानिंग क्या करनी है। आप अगर उसमें फोरकास्टिंग वगैरह का काम करना चाह रहे हैं बाय यूजिंग, और अगर उसके अंदर लीनियर ट्रेंड है तो आप उसमें रिग्रेशन एनालिसिस का काम कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि व्हाट गोल यू वांट टू अचीव, उस हिसाब से हम
एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस को के एल्गोरिदम्स को, मुख्तलिफ जो एल्गोरिदम्स हैं उनको यूज करके हम ये काम कर रहे हैं। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस का मतलब क्या है? इस पे हम बेसिकली ये काम करते हैं कि डीपर ये डीपर एनालिसिस, दिस इज डीपर एनालिसिस ऑफ डेटा सेट to better understand the data. तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट मॉडल प्लानिंग में हम ये चीज डिस्कस करते हैं। और इसमें हमारे पास जो गोल्स होते हैं, व्हाट आर द गोल्स, इसमें हमारे पास गोल्स जो है, हम डेटा टाइप्स को जानने की कोशिश करते हैं, व्हाट आर द डेटा टाइप्स। और इसमें हम आंसर करते हैं अपने डेटा के बारे में, हम डेटा टाइप्स और उसके डेटा के बारे में देखते हैं। और ये भी देखते हैं कि हमारे पास ये जो डेटा है ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये बात आइडेंटिफाई करते हैं कि वेदर देयर आर सम आउटलायर्स और वेदर देयर इज सम पैटर्न्स, समटाइम्स देयर आर सम पैटर्न्स इन द डेटा प्रेजेंट। तो पैटर्न्स हैं तो फिर किस तरह से डेटा को हैंडल किया जाए। तो ये सारी चीजें जो है हमारे पास इस मॉडल प्लानिंग के अंदर देखी जाती है। जो हमारे पास गोल्स होते हैं इस मॉडल प्लानिंग के, वो ये होते हैं। अच्छा, हमारे पास टेक्निक्स जो है, हमारे पास जो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के अंदर होती हैं वो मुख्तलिफ है। हमारे पास मुख्तलिफ एल्गोरिदम्स हैं जो कि हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। और यूजुअली जो टूल्स हम अपने यूज कर रहे होते हैं इस एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के अंदर, वो वेरियस हमारे पास पैकेजेस हैं, वेरियस टूल्स हैं। यूजुअली हमारे पास एक आर पैकेज होता है, हम उसको यूज कर सकते हैं अपने एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के अंदर। पाइथन, आजकल पाइथन के पर ज्यादा वर्किंग लोग कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास मैटलैब की फैसिलिटी होती है। मैटलैब की फैसिलिटी से भी आप इसको एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट एसएएस जो है, ये भी बड़ा पावरफुल टूल है। इसके अंदर भी हमारे पास काफी सारे फैसिलिटीज होती है जो कि हमें रिक्वायर्ड होती है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस को करने के लिए। जो चीजें रिक्वायर्ड होती है वो इसके अंदर होती है। So once you have done with model planning, then we move on to fourth step. Fourth step is में जो है हम मॉडल बिल्डिंग करते हैं। मॉडल बिल्डिंग में हम ये कहते हैं कि यूजिंग various analytical tools and techniques, data is transformed with the goal of discovering useful information. वंस यू हैव प्लान द डेटा मॉडल, आपको कौन सा मॉडल यहाँ पे यूज करना है। हम जो है यहाँ पे बाकायदा पूरा जैसे कह लें डिप्लॉय करना, हम यहाँ पे अपने डेटा को डिप्लॉय कर देते हैं और बाकायदा मॉडल हम यहाँ पे बनाते हैं और यूजिंग वेरियस एनालिटिकल टूल्स और टेक्निक्स। और हम डेटा को ट्रांसफॉर्म भी कर चुके होते हैं अपने सेकंड स्टेप के अंदर। जो डेटा ट्रांसफॉर्म किया होता है, हम उस डेटा को यहाँ पे डिप्लॉय करके जो है मॉडल बिल्ड करते हैं टू गेट सम यूजफुल इंफॉर्मेशन और टू बिल्ड सम राइट मॉडल। तो ये हमारे पास इस स्टेप में बड़ा मॉडल बिल्ड जब हो जाता है, आफ्टर मॉडल हैज बीन बिल्ड,
हमारे पास जो रिजल्ट्स आते हैं उन रिजल्ट्स को फाइनली फिफ्थ स्टेप के अंदर उन रिजल्ट्स को हम बकायदा कम्युनिकेट करते हैं। एंड द फिफ्थ स्टेप इज अबाउट कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स। ये हमारे पास फिफ्थ स्टेप है। हम अपने रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करते हैं। हमारे पास जो कहना चाहिए कि की फाइंडिंग्स और कंक्लूजन्स जो हमने फाइंड किए हैं अपने मॉडल के अंदर, अपने एनालिसिस के अंदर, और जो हमने आइडेंटिफाई किया आर आइडेंटिफाइड एंड कन्वेड टू द स्टेक होल्डर्स। अच्छा, तो इसमें बेसिकली आप ये समझ लो कि आपने ये जो काम पूरा वर्किंग की है, पूरे जो सारे स्टेप्स आपने प्रीवियस वन से लेके फोर्थ स्टेप तक वर्किंग की है। तो उसमें जो आपने फाइंडिंग्स की हैं, आपने सबसे पहले जो है कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रॉब्लम को स्टेक होल्डर्स के साथ इंटरव्यू वगैरह करके, मीटिंग करके आपने पूरे कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रॉब्लम को समझा। देन यू मूव अप टू डेटा प्रिपरेशन का, आपने स्टेप्स के डेटा प्रिपरेशन में आपने फर्दर कुछ सब स्टेप्स को वर्क करके आपने जो है मॉडल प्लानिंग करी। देन यू बिल्ड द मॉडल, और जो फाइंडिंग्स आई उन फाइंडिंग्स को आपने आइडेंटिफाई किया और उन फाइंडिंग्स को आपने अपने स्टेक होल्डर्स को कन्वे किया। आप ये समझ लें कि एक तरीके से प्रेजेंटेशन है, जो कि हमारे पास बड़ी ज़रूरत इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। जब आप ये पूरा काम कर लो तो इसके बाद आपकी छुट्टी नहीं हो जाती किसी डेटा साइंटिस्ट की। आप जब मॉडल बिल्ड करने के बाद छुट्टी नहीं हो जाती, उसके बाद जो है आपको वो रिजल्ट्स जो आपने फाइंड किए उनको कन्वे करना होता है, और आपको अपने स्टेक होल्डर्स को ये बताना होता है कि हम आपको कहाँ पे कौन कौन से स्टेप्स करने चाहिए अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए, या कौन कौन से स्टेप्स करने चाहिए अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मतलब आप अपने स्टेप्स बताते हो कि कौन कौन से स्टेप्स करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। तो ये हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप इसलिए होता है क्योंकि आपको अपने स्टेक होल्डर्स के ऊपर बस वापस जा रहे होते हैं अपनी प्रॉब्लम जो आपने सॉल्व की होती है उसको लेके। और आफ्टर कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स विद द स्टेक होल्डर्स, आप फाइनली यू ऑपरेशनलाइज का मतलब यह है कि आप फाइनली ये करते हो कि आपके पास जो रिजल्ट्स आए थे उन रिजल्ट्स को आप बकायदा रिपोर्ट्स की फॉर्म में, कोड्स की फॉर्म में, और टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में आप अपनी टीम को डिलीवर करते हो। ये हमारे पास फाइनल स्टेप होता है। इस अच्छा, ये हमारे पास पूरे आज की समरी थी। मैंने थोड़ा सा ब्रीफली इन तमाम स्टेप्स को डिस्कस किया कि कोई भी डेटा साइंस का प्रोजेक्ट कंप्लीट कब होता है, जब हमारे पास ये स्टेप्स हमारे पास हो जाते हैं तो हमारे पास कोई भी डेटा साइंस का प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। मैंने बहुत ब्रीफली इसको समझाया ताकि जो है आप लोग को बात समझ में आए कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट स्टेप्स फॉर कंप्लीटिंग एनी डेटा साइंस प्रोजेक्ट। सो आज का हमारा टॉपिक यही था डिस्कशन। थैंक यू।